दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बड़ा हादसा हो गया है। आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों की पहचान नवीन, श्रिया और तानिया के रूप में हुई है। बेसमेंट में चल रहा था आईएएस कोचिंग सेंटर। रात भर बेसमेंट में चला है एनडीआरएफ का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन। फिलहाल घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको उसी बेसमेंट की दिखा रहे हैं। कुछ ही मिनटों में बेसमेंट में पानी भर गया। उस वक्त छात्र वहां बैठकर पढ़ रहे थे। कुछ छात्र निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 10 से 12 मिनटों के अंदर पूरे बेसमेंट के भर जाने की वजह से, वो भी गंदे पानी की वजह से, छात्र निकलने में कामयाब नहीं हो पाए और जिसके चलते 3 छात्रों की दर्दनाक डूबने से मौत हो गई। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर बारिश के दौरान इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में पानी भर गया और हादसे के समय कई बच्चे वहां पर फंस गए। शाम करीब 7 बजे यह घटना हुई। 9 घंटे तक बेसमेंट में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान 3 छात्रों की बॉडी बेसमेंट से निकाली गई है। मरने वालों की पहचान नवीन, श्रिया और तानिया के तौर पर हुई है। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त हम ठीक उसी जगह मौजूद है और मेरे ठीक सामने आपको यहाँ पर फायर विभाग की टीम, एनडीआरएफ की टीम और साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चलाती हुई नजर आएगी। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि राव आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी घुस गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर विभाग की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 3 छात्रों के शवों को निकाला गया है, जबकि 13 से 14 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया है और अभी भी लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। फाइनल स्टेज का काम यहाँ पर जोरों शोरों पर किया जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पाइप जो हैं वो लगाए गए हैं, जिससे बेसमेंट का पानी बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। देख सकते हैं कि फायर विभाग की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर पाइप से पानी निकालने की कोशिश में लगी हुई है। उसके साथ ही अंदर की तरफ भी आपको फायर विभाग की टीम और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर नजर आएगी और साथ ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान आसपास तैनात हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए। तो देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे चारों तरफ आपको दिल्ली पुलिस, फायर विभाग की टीम और एनडीआरएफ के जवान तैनात नजर आएंगे, जो कि लगातार यहाँ पर कोशिश में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जा सके। अभी तक 3 छात्रों की मौत बताई जा रही है, जबकि 13 से 14 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में केस दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जाएगी। और दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बाहर इस वक्त छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई और इस हादसे के बाद छात्रों में भारी गुस्सा है। सुनिए घटना स्थल पर मौजूद छात्रों का क्या कुछ कहना है। यहाँ पे उनकी जान के साथ जानबूझ के खेला गया है, क्योंकि 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट वाज इनफ टू ओपन द आईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है और ये सर 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। 80% लाइब्रेरियां जो है बेसमेंट में है और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो आज तक इस पे एमसीडी वर्क नहीं कर रही है। सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है। एक वॉशरूम है, वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है, उसका एक डोर है, थंब से वो खुलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे। कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ के डायरेक्टर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, मेन पर्सन जिसके पास इस कोचिंग का पैसा जाता है, जो 1,75,500 हम लोग देते हैं, उनको डिटेन करना चाहिए और 24 घंटे के अंदर करना चाहिए। और बहुत दर्दनाक हादसा। इससे पहले भी इसी बेसमेंट में पानी भरने की छात्रों ने शिकायत की थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और बीती शाम तकरीबन 7 बजे सीवर का गंदा पानी बेसमेंट में भरने से छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला, जिसके चलते 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई।
और दो संवाददाता इस वक्त लाइव इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए, विवेक शर्मा और पुनीत शर्मा। सीधे सबसे पहले पुनीत के पास चलते हैं क्योंकि पुनीत वहां पर मौजूद है जहां पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। पुनीत, जरा छात्रों से बात करिए और ये बताइए कि जब कुछ दिन पहले इस तरह की वारदात हो चुकी थी, घुटने तक पानी भर चुका था, उसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस मामले को संज्ञान क्यों नहीं लिया, कार्रवाई क्यों नहीं ली, और अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो छात्रों में गुस्सा कितना ज्यादा है? देखिए, जाहिर तौर पर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, एमसीडी प्रशासन हो या फिर राव आईएएस एकेडमी हो, क्योंकि इन्होंने 3 अपने जो साथी स्टूडेंट थे उन लोगों को खो दिया। और यही वजह है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है। लोगों से भी बातचीत करते हैं। फिलहाल ये देखिए, स्टूडेंट्स की नाराज़गी, हमसे भी बातचीत करने के लिए लोग मना कर रहे हैं। वाकई में इनकी नाराज़गी अपने आप में लाजमी है। ये बताइए कि जिस तरीके से घटना हुई है, पौष इलाका राउज आईएएस एकेडमी ये राजेंद्र नगर में है, पानी अगर घर में बस जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है? जो 3 बच्चे मरे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सर, सिलसिलेवार तरीके से मैं बताऊं तो इसके 3 जिम्मेदार हैं। सबसे पहला जिम्मेदार तो वेद गुप्ता है जो इस कोचिंग का ऑनर है, क्योंकि बेसमेंट में 2 एग्ज़िट होने चाहिए, सिंगल एग्ज़िट था और तकरीबन 25 से 30 बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। दूसरा दोषी एमसीडी है, क्योंकि एमसीडी के ऑफिशियल्स यहाँ पे जो परमिशन देते हैं वो 4 फ्लोर की देते हैं, स्टिल्ट पार्किंग की देते हैं। बेसमेंट पे कोचिंग की गतिविधि चलाना अपने आप में इलीगल है। और तीसरा मैं इसमें दिल्ली सरकार को कहूँगा, क्योंकि जल मंत्री आतिशी जी जो हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ पे, कल भी यहाँ लोकल रहवासियों ने दुर्गेश पाठक को एक कंप्लेंट दी थी कि जब वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो वो कोचिंग के अंदर घुसता है, पर दुर्गेश पाठक ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जाहिर तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली में 15-20 मिनट या आधे घंटे की बारिश होती है और जो सड़कें अगर आप देखेंगे कितनी चौड़ी सड़क है यहाँ पर, और अगर पानी भरता है राउज आईएएस एकेडमी के अंदर बेसमेंट में, तो सवाल ये उठता है कि उस समय खौफनाक मंजर क्या रहा होगा। 30 से 35 स्टूडेंट जो कि पढ़ाई कर रहे थे, अपने सपनों को संवारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, अचानक पानी बेसमेंट के अंदर घुसता है और जो सूत्र बता रहे हैं अफरा तफरी मच जाती है। जो स्टूडेंट थे वो बेंच पर खड़े होना शुरू करते हैं, एक एग्जिट होता है वो भागने की कोशिश करते हैं, और जो शीशा होता है वो शीशा तोड़ करके पानी काफी तेजी से अंदर घुस रहा होता है और बच्चे पूरी तरीके से निकल नहीं पाते, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक एग्जिट था और एक एग्जिट 30 से 35 बच्चे काफी ज्यादा मुश्किल था। और यही वजह था कि काफी लोग, करीब 12 से 14 लोग अंदर ही फंस गए थे। 3 लोगों की मौत। एनडीआरएफ जब मौके पर पहुंची, फायर की टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने सुबह 4 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन कराया और 4 बजे जो तीसरी डेड बॉडी है उसको फिलहाल निकाला गया है। और सवाल यही उठता है कि आखिर पानी कैसे भरा। आप देखिए किस तरीके से ये एकदम पॉश पूरी बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए गए, लेकिन जो सबसे यहाँ पर मूलभूत चीज थी सुरक्षा को लेकर के, उसके तहत खिलवाड़ किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब इतनी बड़ी लापरवाही के तहत ये राउज, बिल्कुल लापरवाही का मामला यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है पुनीत। और इस बीच हमारे साथ इसी कोचिंग सेंटर के बाहर से हमारे एक और संवाददाता विवेक शर्मा भी लाइव जुड़े। विवेक, आप रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन को आपने देखा है, रात भर आप वहां पर मौजूद रहे हैं, आपको अभी तक क्या लापरवाही जो कोचिंग सेंटर मालिक है उनके लिहाज से समझ आती है, प्रशासन के लिहाज से समझ आती है, और क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो गया है? देखिए, बात किया तो तकरीबन 8 से 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तो ओवर हो चुका है, लेकिन अभी भी बेसमेंट से पानी निकलने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी फायर विभाग की टीम, नगर निगम की टीम यहाँ पर अंदर बेसमेंट में मौजूद है और पानी निकालने का काम अभी भी बदस्तूर जारी है। आपको बड़े बड़े पाइप जो है वो बेसमेंट से बाहर की तरफ आते हुए नजर आएंगे और इन्हीं के द्वारा ये पानी जो है बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर आपको ये पानी पड़ा हुआ नजर आएगा और इसी तरह से बड़े बड़े पंप लगाए गए थे, और लेकिन इतने घंटे की कड़ी मशक्कत हो चुकी है, लेकिन पानी अभी तक पूरी तरह से नहीं निकल पाया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 4 बजे के आसपास तक खत्म हो गया था और दिल्ली पुलिस का यही कहना था कि करीब 13 से 14 लोगों को रेस्क्यू करवाया गया है। 3 लोगों की इस पूरी घटना में डेथ हुई है,
जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस मामले में केस दर्ज किया गया है और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और यहाँ के स्टूडेंट से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर पानी अक्सर भर जाता है, बारिश की वजह से पानी जो है वो काफी ऊंची तक भर जाता है, लेकिन आसपास के लोग, प्रशासन और ये जो इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग हैं ये बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देते। अभी भी आप देखेंगे कि ये जो पानी भरा हुआ है इसी तरह से जब बारिश होती है तब पानी यहाँ पर भर जाता है और यहाँ तस्वीरों में आप देखेंगे कि पानी आपको यहाँ पर सड़क पर नजर आएगा। तो इसी तरह से बारिश के दौरान पानी भर जाता है और लोग काफी परेशान होते हैं। हाँ, देश अलग अलग राज्यों से यहाँ पे काफी तादाद में जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। आपने सही कहा कि पानी जब बारिश होती है तब इन बेसमेंट्स में पानी भरता है और ना तो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इस पर ध्यान देते हैं, न जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई करती नजर आई है। और शायद कार्रवाई हुई होती तो इन 3 छात्रों की जान को बचाया जा सकता था। लौटेंगे वापस आपके पास, हमारे एक और संवाददाता जितेंद्र भाटी इस वक्त आरएमएल हॉस्पिटल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, 2 बातें हैं। पहली बात, उन परिजनों का क्या कहना है जिनके बच्चे मारे गए हैं, क्या वो दिल्ली पहुंच चुके हैं? दूसरी बड़ी बात, जहां पर आप हैं वहां पर क्या कुछ लोगों को भर्ती भी कराया गया है और वहां पर मौजूद लोग क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विपिन, मैं आरएमएल की मॉर्चरी के बाहर हूँ। यहीं पर नवीन, तानिया और श्रेया का शव रखा हुआ है। दरअसल ये जो मौत है नवीन, तानिया और श्रेया की नहीं हुई है, बल्कि सिस्टम की मौत हुई है। उन लाखों माता पिता की उम्मीदों की मौत हुई है जिन्होंने उज्जवल भविष्य के सपने के साथ इन कोचिंग सेंटर्स में अपने बच्चों को भेजा। यहाँ उनका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन पोस्टमार्टम के साथ में ज़रूरत है सिस्टम की भी पोस्टमार्टम की, जिसमें हर बार देखिए ना तो बारिश नहीं है, ना ये इस तरह की तैयारी नहीं है, ना कोचिंग सेंटर्स की जो घटना हो रही है वो नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में आग की घटना घटी थी, अभी पटेल नगर में करंट से मौत हुई थी और अब देखिए पानी के जल भराव से यहाँ पर जो है इन छात्रों की मौत हुई है। तो ये कोई नया पहुंच गया क्या? उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, देखिए जो अभी परिजन हैं वो अभी जो पुलिस के संपर्क में है, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर यहाँ पर भी कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन क्योंकि उनके लिए सदमा है, क्योंकि उनके जो बच्चे थे जिनको उन्होंने इतनी उम्मीदों से पाला था, पोसा था और उज्जवल भविष्य के लिए इन कोचिंग सेंटर्स के हवाले किया था, वो दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनके लिए बात करना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है उनके पेरेंट्स अभी थोड़ी देर में आना शुरू होंगे, लेकिन जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये घटनाएं कब बंद होंगी? हर साल हम कुछ ना कुछ ऐसा सुनते हैं, देखते हैं, कभी आग से तो कभी पानी से, कभी करंट से। जो छात्र हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में इन छात्रों के साथ साथ में उस सिस्टम की पोस्टमार्टम करने की जरूरत है और देखना होगा कि बीमारी कहां पर है, क्योंकि अभी घटना घटी है, सब हमें एक्शन में दिख रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और माता पिता के लिए बहुत बड़ा सदमा, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को यूपीएससी की पढ़ाई के लिए भेजा था। और पुनीत, इस वक्त आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए आप क्या बता रहे हैं? आपके सामने ये एक सीन दिखाना चाहता हूं, कितना खौफनाक दृश्य आप कह सकते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग आईएएस स्टूडेंट्स हैं, जो यहां पर आकर के देश का बदलाव करना चाहते थे, जो गलत चीजें चल रही उनको खत्म करना चाहते। तो सड़क पर अब ये जो स्टूडेंट है वो उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर के। इंसाफ की मांग इन लोगों के, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। पूरी रात यहाँ पर स्टूडेंट्स रहे और अब देखेंगे जैसे ही सुबह होती जा रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों में काफी ज्यादा इंसाफ की मांग ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने अपने 3 साथी नवीन, श्रेया और तानिया को खो दिया है। वो स्टूडेंट जो आईएएस की कोचिंग करने के लिए यहाँ पर कल रात में पढ़ाई कर रहे थे और अचानक जब पानी आया, सैलाब आया, तो वो लोग उस बेसमेंट के अंदर फंस गए, जो बेसमेंट ये आईएएस एकेडमी ने बनवाया था और वहां पर पढ़ाई करवाई जा रही थी। इलीगली कहेंगे, क्योंकि किसी भी बेसमेंट में इस तरीके की पढ़ाई को अलाउड नहीं किया जा सकता। सवाल उठता है कि आखिर इसका लापरवाह कौन है? और यही बात है कि अब जो स्टूडेंट जो देश का भविष्य होता है, वो भविष्य एक बार फिर सड़कों पर है। नाराजगी है, गुस्सा है अपने साथियों को खोने का। जी बिल्कुल पुनीत, तो इस पूरे मामले पर मजिस्ट्रेट जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिसकी भी लापरवाही आती है, चाहे वो सरकारी अमला हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर मालिक हो, क्या कार्रवाई की जाएगी? आप सभी का भी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अगली खबर का रुख करें राजस्थान से। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के बाद हाहाकार। कोटा बैराज के 6 गेट्स को खोला गया है। 50,000 क्यूसेक पानी की निकासी यहां पर हो रही है।
नदियों में इतना पानी भर गया है कि कोटा बैराज के 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे 50,000 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। इस सीजन में पहली बार इतने गेट खोले गए हैं। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया है। खड़े गणेश जी मंदिर में भी पानी घुस गया है। कोटा का सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश से संपर्क टूट गया है। गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लग गई है। प्रशासन की तरफ से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक कार नदी में ही बह गई। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें पन्ना जिले के बाधोरा गांव की हैं। नदी पार करने की कोशिश में एक कार नदी में बह गई। ड्राइवर ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों में दिख रहा है कि कार पानी में लगभग पूरी तरह से डूब चुकी है। नदी पर बने पुल पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी है। भारी अफरा तफरी का माहौल है। लोग रस्ते की मदद से कार को नदी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली और कार नदी के पानी में बह गई। और वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की बात की जाए तो यहां पर बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जगहों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोल्हापुर की पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी अपना दायरा तोड़कर रिहायशी इलाकों में दाखिल होने को बेताब है। हालात को देखते हुए नदी के सटे गांवों को खाली कराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित चिखली, आंबेवाड़ी और आरे गांव के लोगों ने अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना शुरू कर दिया है। नदी और नालों का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को खाने पीने की सामानों की भारी किल्लत हो रही है। और वहीं महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ से हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि लोगों की मदद के लिए सेना तक को बुलाना पड़ गया है। तस्वीरें महाराष्ट्र के सांगली की हैं। जहां तक नजर जा रही है, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चल रही हैं। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। लोगों की मदद के लिए आर्मी को बुलाया गया है। आर्मी के जवान पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। और उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें टिहरी के बोड़ा केदार गांव की है। नदी में पानी का तेज बहाव बता रहा है कि हालात कितने खराब हैं। पहाड़ से आई इस आफत ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। गांव के कई मकान नदी के पानी में बह गए। नदी के रास्ते में जो कुछ आ रहा है उसे अपने साथ बहाकर ले जा रही है। नदी की बेपरवाह धारा बड़ी तबाही मचाने को आतुर है, जिसे देखते हुए गांव को खाली कराया जा रहा है। कुछ लोग जो बच गए हैं उन्हें भी सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऋषिकेश की बात की जाए तो यहाँ गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी के इस रौद्र रूप को देखकर ऋषिकेश के लोग दहशत में हैं। नदी में लबालब पानी है और नदी का बहाव ऐसा है कि मानो सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने को बेताब है। पानी में लगा ये मीटर बता रहा है कि गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा की सैक नदियां भी उफान पर हैं। प्रशासन लगातार गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जारी कर रहा है। प्रशासन की तरफ से पर्यटकों को भी गंगा से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। और भारी बारिश का असर देहरादून में भी अब देखने को मिल रहा है। देहरादून के कई इलाके में बाढ़ का पानी घरों में घुसने को पहुंच चुका है। देहरादून में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है, तो वहीं कुछ इलाकों में बारिश का पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी और नाले ओवरफ्लो होकर बह रहे हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इधर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के शाजापुर में बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जनजीवन काफी बुरी तरह से प्रभावित हो गया है।
तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर की हैं। लोगों को घर जाने की इतनी जल्दी है कि जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। एक कार सवार कई लोगों को लेकर नदी पार करता नजर आया। गनीमत रही कि कार पानी में बही नहीं और लोग नदी के दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच गए। इस शख्स को देखिए, पानी के तेज बहाव में सड़क पार कर रहा है। दूसरी तरफ एक पीले रंग की कार खड़ी है, शायद वो भी नदी पार करना चाहती है। इन बाइक सवारों को भी देख लीजिए, देखिए कैसे पानी में बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। और बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का दूसरा सत्र आज है। सुबह 8:30 बजे दूसरे सत्र की शुरुआत होगी। दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को बुलाया गया है। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में हो रही है। कल पहले दिन की बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। इस दौरान सरकार और संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने और केंद्रीय योजनाओं को स्मूथ ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। गवर्नेंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भरपूर इस्तेमाल और एनआईसी के पैटर्न को समूचे राज्यों में लागू करने पर बल दिया गया। पीएम मोदी सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। ओलंपिक गेम्स और बजट पर कर सकते हैं चर्चा। मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड है आज। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा सुनेंगे मन की बात का कार्यक्रम। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज दूसरा एपिसोड प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, जिसमें महिलाएं, बुजुर्गों और युवाओं से डायरेक्ट कनेक्ट होना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम आज दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में एक साथ बैठकर मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। और वही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार की रणनीति पर मंथन हुआ। पीएम मोदी ने देश के विकास के लिए सरकार को प्रतिबद्ध बताया है। रिपोर्ट पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की पहली बैठक थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है और राज्य इस लक्ष्य को हासिल करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं। पीएम ने कहा कि राज्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करें, जिससे सभी राज्यों तक निवेश पहुंच सके। बैठक में गैर एनडीए शासित राज्यों के सीएम नदारद रहे। ममता बनर्जी नाराज होकर बाहर निकल गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बैठक में नहीं पहुंचे। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सीएम ममता बनर्जी की नाराजगी पर विपक्ष ने खूब तंज कसा। वहीं नीति आयोग ने माइक बंद करने के आरोपों को निराधार बताया। ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से ये कहकर बाहर निकल गई कि उन्हें ज्यादा देर बोलने नहीं दिया गया। ममता ने इसे अपमान बताया। बोलने चाहते थे दादा बोलने के लिए 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला। ममता के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बैठक से निकलने के लिए ममता बनर्जी ने माइक बंद करने का बहाना बनाया। लखनऊ में आज बैठकों का दौर। बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। एसपी विधायक दल की भी बैठक है आज। विधानमंडल दल के नए नेता का चुनाव होगा। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का दूसरा सत्र आज सुबह 8:30 बजे दूसरे सत्र की शुरुआत होगी। दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक।